कई बार टेक्निकल चीजें होती हैं, ऐसी रह जाती हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसकी शुरुआत की थी। लगभग हो भी गया था, लेकिन बहुत सारा पोर्शन ऐसा जो छूट गया था, इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आजकल ट्रेंड में चल रही है कुछ बातें, वो सब बातें यहाँ पर छूट गई थी। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक रिकॉल ले लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें अधिनियम की, तो अधिनियम को जो स्वीकृति मिलती है, असेंट असेंट मिलती है राष्ट्रपति की, 9 जून 2000 को असेंट मिलती है। और 17 अक्टूबर 2000 से ये लागू होना शुरू हो जाता है, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पर दिया क्या है, जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड, यानी कि साइबर क्राइम से रिलेटेड जो अपराध हैं, उन सबको यहाँ पर बताया गया है। साथ में इस अधिनियम के अंदर 13 अध्याय, 94 धाराएं और 4 अनुसूचियां, यानी कि 4 शेड्यूल यहाँ पर मौजूद हैं। जी। हाँ, ये सुनने में आया था, मैंने देखा था कल परसों ही, ट्विटर वाला। चलिए, तो ये 4 शेड्यूल, 4 अनुसूचियां जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था, आर्टिकल 66 ए, सॉरी धारा 66 ए, सेक्शन 66 ए पहले हुआ करता था। इसमें क्या था कि सोशल मीडिया पर किसी ने कोई कमेंट कर दिया, कोई टिप्पणी कर दी, उसके बाद मुकदमा बन जाता था। तो सरकार के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो लोगों ने टिप्पणियां, पता चला पुलिस उठा लेगी, बाद में मुकदमा बना दिया। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो बाद में एक श्रेया सिंगल केस हुआ, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, और माउथ.com, इन दोनों ने एक पीआईएल दाखिल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुई। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो ये सीरियस वायलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी का ये उल्लंघन है। और 24/3/2015 को ये सेक्शन 66 ए जो है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि ये अवैध है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन बाकी सेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, नल एंड वॉइड नहीं हुए। जैसे कि हमारा इसी अधिनियम का सेक्शन 65 कहता है कि अगर आप कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट से टेम्परिंग करते हो, कोई छेड़छाड़ करते हो, तो ये दंडनीय है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा सेक्शन 66 कहता है कि अगर कंप्यूटर से हैकिंग करते हैं, तो हैकिंग भी एक दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर 3 वर्ष का दंड हो सकता है, साथ में 5 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। इसके साथ में मैंने आपको बताया था 66 बी, कि अगर कोई चोरी की डिवाइस इस्तेमाल करता है, चोरी की डिवाइस कहीं से प्राप्त करता है, डिवाइस का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन डिवाइस है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब लैपटॉप भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, साथ में मोबाइल, टैब इत्यादि सभी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये भी दंडनीय है सेक्शन 66 बी के अंतर्गत। नेक्स्ट है सेक्शन 66 सी। यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का पासवर्ड इस्तेमाल कर लेता है, तो पासवर्ड इस्तेमाल करना उसकी बिना परमिशन के, परमिशन मिल जाए तो अलग बात है, और बिना परमिशन के अगर ये सब हो रहा है, तो फिर ये क्या होता है, दंडनीय अपराध बन जाता है। ठीक है जी। जी। उसके बाद है, नेक्स्ट है चीटिंग की बात करें, कि अगर कोई कंप्यूटर के थ्रू चीटिंग कर रहा है। चीटिंग का मतलब जैसे किसी ने किसी के नाम से नकली आईडी बना दी और दूसरे से पैसा खींचने ऐंठने की बात हो गई। अब देखो, एक चीज बताऊं मैं आपको, कल की घटना बताता हूँ मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा था ये पूरी कहानी। तो हमारे एक मित्र हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो उनके नाम से किसी ने जो है नकली आईडी बना दी, और वो दूसरों को मैसेज कर रहा है। जैसे कि मेरे पास मैसेज आया कि भाई कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या। अब मैं भी देख रहा, मैं हो सकता है कुछ मांग रहे हो भाई, बड़ा अधिकारी है, कुछ देख लेते हैं, हो सकता है कोई नीड आ गई हो। सामने वाला व्यक्ति कहता है 15,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा 15,000 रुपये। मैंने थोड़ा सा दिमाग घूमा, 15,000 रुपये ये क्यों मांगे, खुद आइए सब कुछ, 15,000 मुझसे क्यों मांग रहा है। देन मैंने उसको कॉन्टेक्ट किया, तो पता चला कि उसकी आईडी है कोई पड़ी है ना, हैक हो रही है, साथ में एक दूसरा व्यक्ति उसके नाम से आईडी बना के चला रहा है। तो ऐसा हर लेवल पर होता है जी। बाद में इसमें जो भी कुछ होगा वो एक अलग बात है, बट ऐसी घटना चलती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कि अगर कोई चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होता है, कोई रोंगफुल गेन होता है इसके थ्रू, तो ये सब किसमें आता है, सेक्शन 66 डी के अंतर्गत आता है और अपराध है। ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूँ और सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने 66 ई पढ़ाया और बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्राइवेट इमेज, हाँ मनु, आप भी ऐसी ताका झाकी करते हो क्या।
बताओ। ये कह रहा है कि सर गर्लफ्रेंड के फोन में झांक अपराध होता है क्या? आप ऐसी ताका झांकी करते हैं क्या? चलिए, वैसे इसका तो पता नहीं भाई, है ना। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ है, और अगर हस्बैंड वाइफ के फोन में ताका झांकी करता है तो वो अपराध नहीं होता। एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना, वो वहां पर राइट बन जाता है, वो अधिकार बन जाता है, याद रखना। ये मेरा नहीं, ये हमारी जुडिशरी का कहना है, न्यायपालिका का कहना है, ठीक है। नहीं, आप देख सकते हैं अगर उसके फोन में ताका झांकी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, परमिशन ले लो, क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी आईडी से फिर आप जो है कुछ गड़बड़ करना शुरू कर, वो गलत हो जाएगा फिर, है ना। कंप्लेंट कर दी तो मुकदमा लग जाएगा आपके ऊपर। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा 66CE। यहाँ पर कहा गया कि अगर किसी के प्राइवेट इमेज यानी कि निजी तस्वीर को लीक किया जाए तो ये दंडनीय अपराध है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है हमारा 66F, जहां पर साइबर टेररिज्म यानी कि ये साइबर आतंकवाद की हमने बात की थी कि अगर ऐसा कोई एक्ट है जिससे कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा, इसको खतरा उत्पन्न होता है, तो ये सब किसमें आएगा? साइबर टेररिज्म में, जिसकी अपराध जो है, अपराध में सजा क्या मिलती है? उम्र कैद तक की सजा यहाँ पर मिल सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 67, धारा 68 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑब्ससीन यानी कि अश्लील प्रकाशन करता है तो ये भी अपराधी कैटेगरी में आता है। साथ में इस पर जो दंड विधान है वो 5 वर्ष तक का दंड विधान है, साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये 67। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है 69, 67। चलिए 67 ए नहीं कराया क्या हमने? चलिए 67 ए भी कर लो भाई, यहाँ देख लो जरा एक बार। 67 ए शायद छुड़वा दिया था लास्ट क्लास में। 67 ए, देखिए ये तो है ऑब्ससीन मटेरियल, ठीक है, अश्लील मटेरियल, कोई तस्वीर हो सकती है। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर आगे भी चल जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, कोई सेक्सुअल एक्ट है, कोई सेक्सुअल एक्ट है, लैंगिक कार्य है, और इस लैंगिक कार्य को पब्लिश कर देते हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी की बात करें तो इस कैटेगरी में आ जाता है। इसका पब्लिकेशन किया जाए किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात हो रही है। तो ये क्या है? ये भी दंडनीय अपराध है। दंड क्या है यहाँ पर? यहाँ पर 5 वर्ष तक का दंड है, या फिर, या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, या फिर दोनों। ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। ये है पहली बार में कोई पकड़ा गया तो। अब सेकंड बार में पकड़ा गया है, यानी कि पहली बार अपराध करने के बाद भी नहीं माना, घनघोर व्यक्ति दूसरी बार फिर अपराध कर रहा है, तो यहाँ पर सजा थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये 7 वर्ष तक की सजा हो जाती है। 7 वर्ष तक की सजा, या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा सेक्शन 67A। ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन मटेरियल की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? लैंगिक कार्य को एक्सप्लिसिटली, सीधा सीधा दिखाना, ठीक है ना, जैसे पोर्नोग्राफी इत्यादि। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाया जाए तो ये किस में आता है? दंडनीय अपराध की कैटेगरी में आता है, अंडर सेक्शन 67A। दंड विधान क्या है? 5 वर्ष तक का दंड है, या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। इसके साथ साथ बताया गया, मैंने आपको बताया है कि अगर दूसरी बार भी दोषी होती है तो यहाँ पर सजा बढ़ जाती है, ठीक है जी। चलिए, पनिशमेंट का टेन्योर कैसे याद रहेगा? ये थोड़ा सा चैलेंजिंग कार्य है, इसके लिए आपको पीरियोडिकल रिवीजन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि सर किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कम से कम सेक्शन में बताऊँ। ज्यादातर सेक्शन ऐसे होते हैं मैं अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि इतने सारे सेक्शन आप लोग याद नहीं कर पाओगे, ठीक है ना जी। चलिए भाई, उसके बाद सेक्शन 67C, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको डॉक्यूमेंट इत्यादि जो है ये सब रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कहने का। नेक्स्ट है 69A। 69A में क्या बताया मैंने आपको? कहा कि अगर कोई भी एक्टिविटी है जो प्रीजुडिशियल है, इसके मतलब नुकसान पहुंचाती है भारत की संप्रभुता को, सुरक्षा को, तो इसको लेकर के सरकार एक्शन ले सकती है, जैसे कि बैन कर देना, जैसे कि पबजी का मैंने एग्जांपल दिया उसको। चलिए भाई, किसी के पास 10 लाख रुपए नहीं है तो फिर सुपुर्द किया जाएगा,
ये क्या नहीं 10 लाख रुपए ना हो पनिशमेंट के। वैसे कोर्ट भी औकात दे की पनिशमेंट देता है ना, ऐसा नहीं किसी हल्के व्यक्ति को कह दे बोले 1 करोड़ का पनिशमेंट दे दो उसको, उनको पता है कहाँ से लाएगा। वो भी देख दाख के देते हैं भाई, ऐसे नहीं देते, मुंह उठाया और दे दिया, सब कुछ चेक कर लेते हैं। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, जो हमको बीच में छोड़ना पड़ा था, इस डिस्कशन को पूरा कर लेते हैं। अब सुनिए, देखिए समय समय पर चीजों के अंदर बदलाव आता है। अब ऐसा ही बदलाव कुछ नए समय में आया। सन 2000 के बाद की बात करें तो उससे पहले पहले तो टेलीफोन ही नहीं होते थे, आपको पता है। नहीं होने का मतलब बहुत कम लोगों के पास, है ना। और उससे पहले चले जाओ तो घर के अंदर वो टेलीफोन होता है, वो डायल करने वाला, और उसको भी अगर लगवाना है तो पता नहीं। हमने लगवाया था करीबन 1992 के आसपास लगवाया था हम लोगों ने। तो वहां पर 6 महीने तो हमको ये लग गए थे कि हमारे टेलीफोन की एप्लीकेशन लगी है, उसके बाद वो अलॉट होने में लग गया था 6-7 महीने। इस समय तब था। धीरे धीरे समय आया, बदला, हर किसी के पास मोबाइल आ गया। अब उसके बाद कुछ ऐप्स आने लगे। पहले तो मोबाइल वो नोकिया वाला चलता था, है ना। सदाबहार अगर वो तीसरे मंजिल से भी गिर जाए तो कुछ नहीं होने वाला, उसकी हेल्थ बरकरार रहती थी। बस ये खुल जाता था, असेंबल करो दोबारा यूज कर लो, ऐसा होता था। फिर एक नया जमाना है, इसको आप कहते हैं स्मार्टफोन का जमाना। अभी स्मार्टफोन का जब नया जमाना है तो ये क्रांति के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी को पता है कि बहुत सारी एप्स आने लगी। पहले तो काम कितना था, पुराने फोन से सिर्फ इतना काम होता था कि आपने कोई फोन कर लिया, फोन आपके पास आ गया, कोई मैसेज आपने कर लिया, कोई मैसेज आपके पास आ गया, या फिर गेम खेल लिया आपने। और गेम भी आपको पता है कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट वाला चलता था, वीडियो गेम वाला। तो इसे चलता था। आज के टाइम पर नई ऐप आ गई, और वहां से एक नए प्लेटफॉर्म जिनको हम कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जन्म हुआ। अब देखो, जब आप बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, भारत एक लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आप सभी को पता है, समाज की अगर बात करें, हाँ निधि अग्रवाल करें तो स्नेक वाला गेम, ठीक है, बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, स्नेक वाला गेम। वो सांप बढ़ता था आगे की तरफ और फिर वो लंबा होता चला जाता था। हाँ जी। आज के टाइम पर हम बात करें, लोग जागरूक हो रहे हैं। किसी व्यक्ति का एक कमेंट, अगर कोई कमेंट करता है तो बहुत वाइडली इन एप्स के द्वारा, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके द्वारा समाज के अंदर जाता है। और समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े कई बार परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परिवर्तन पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव कैसे, जागरूकता फैलती है चीजों के बारे में। नेगेटिव कैसे, जागरूकता तो आ रही है लेकिन वो गलत तरीके से आ रही है। कहने का मतलब है गलत मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो कहीं दंगा हो गया, है ना। किसी का कोई प्राइवेट मैसेज कहीं पब्लिश कर दिया। तो पुराने टाइम पे एक चला था, आपने देखा होगा, वो नोटों पे लिखवा दिया था सोनम गुप्ता बेवफा है, ये आपने देखा होगा, है ना। और सिर्फ मतलब पूरे भारत में एक अलग कहानी चल रही। तो इस प्रकार की चीजें आगे सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, ये तो मैंने मजाक में एक बात कह दी। चलिए, तो जब समय बदला और समय के साथ साथ चीजें बदली, तो इनका जो इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट भी नेगेटिव देखने को मिला, बड़े लेवल पर नेगेटिव देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, साथ में हाई कोर्ट, और भारत की बात करें तो पूरे भारत में एक ये हवा थी कि भाई इनके अंदर कुछ बदलाव भी आना चाहिए, है ना जी। चलिए, तो यहीं पर इसी चीज को देखते हुए सन 2011 में हमारी जो सरकार थी, भारत सरकार, वो आईटी रूल्स लेकर के आई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स लेकर के आई। अब हुआ क्या, समय बदला फिर से, तो फिर से इसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ी, और 2021 में नए आईटी रूल लेकर के आए। अब नए आईटी रूल लेकर के क्यों आए, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ डेटा दिया, कुछ आंकड़ा सरकार ने साझा किया। सरकार कहती है कि जो हमारा भारत है वो डिजिटल भारत है, डिजिटल इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं। और जब डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो उनको अपना डेटा देना पड़ा कि व्हाट्सएप के तो इतने यूजर हैं, यूट्यूब के इतने यूजर हैं, फेसबुक के इतने यूजर हैं, इंस्टा के इतने यूजर हैं, और हमारे ट्विटर के इतने यूजर हैं। ये सब सरकार ने डेटा देकर कहा। और कहा देखो, अगर नेगेटिविटी की बात करें तो बहुत सारी फेक न्यूज आ जाती हैं, साथ में एंटी सोशल एक्टिविस्ट, और साथ में एंटी नेशनल एक्टिविस्ट, ये क्या होते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब बातें सरकार ने कही डिजिटल अपने बैकिंग में। इसके साथ साथ मैंने आपसे बताया था कि केस आप रट्टा मार लेना, वो याद ना हो तब भी रट्टा मार लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में इसको कोट किया है। तो सरकार कहती है, प्रज्वला केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितना भी पोर्नोग्राफी मटेरियल है, जैसे कि रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप इत्यादि,
जो भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है उसे हटाओ, साथ में जो वेबसाइट है उनको भी हटाइए, किसी प्रकार से ये डेटा कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। डेटा का मतलब वीडियो इत्यादि सब कुछ डेटा के अंदर आ जाता है, एज अ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये सरकार ने कोर्ट करके बताया है। और साथ में सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको ये जो करना है लिमिटेड टाइम में करना है, ऐसा नहीं कि हम करेंगे, जैसे भारत के अंदर होता है ना कि हम सरकार क्या कर रही है, सरकार सरकार सुधार कर रही है, कब तक कर रही है, जब हम पैदा हुए तब भी सुधार हो रहा था, आज भी सुधार हो रहा है बहुत सी चीजों पर, है ना। तो ऐसा नहीं करना, टाइम बाउंड तरीके से आपको करना है, लिमिटेड समय में आपको ये काम करना है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ऐसा कहा। इसके साथ में मैंने एक केस आपको अपनी तरफ से बताया था कि तहसीन एस पूनावाला केस, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुत सा मटेरियल ऐसा है सोशल मीडिया के ऊपर जिससे भड़काऊ चीजें लोगों के पास जाती हैं और वहां से मॉब वायलेंस का यानी कि भीड़ हिंसात्मक हो जाती है, मॉब लिंचिंग, बीच में गैंग चला था ना गौरक्षक गैंग, आज भी खैर वो तो है ना, तो मॉब लिंचिंग इत्यादि भारत के अंदर होती थी, आज भी होती है। तो ये सब मटेरियल बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है, तो इसको रोकना है, इसको हर प्रकार से खत्म कर देना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये दो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। उसके बाद सरकार ने किया क्या, ये तो सरकार ने कहा कि हम नए आईटी रूल लेकर के आए हैं, न्यू आईटी रूल 2021 हम लेकर के आए हैं, लेकिन हमने क्या किया है वो हम बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जिसको आप कहते हैं एसएमआई, इन एसएमआईज को हमारी सरकार ने दो भागों में बांट दिया। पहला सोशल मीडिया इंटरमीडिएट और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, सिग्निफिकेंट एसएमआई। दोनों एक ही चीज है। सिग्निफिकेंट में क्या है, सिग्निफिकेंट में जिन एप्स के यूजर 50 लाख से ज्यादा हैं तो उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया सिग्निफिकेंट एसएमआई, यानी कि आप बड़े प्लेटफॉर्म है तो आपको कुछ ज्यादा बातें माननी पड़ेंगी, इनके लिए कुछ कॉमन रूल्स होंगे दोनों के लिए, लेकिन आप बड़े हैं तो बड़ों को कुछ ज्यादा बातें माननी पड़ेंगी, ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से सरकार जो है नए आईटी रूल लेकर के आई। अब कुछ आईटी रूल ऐसे थे जो सबके लिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कहा गया कि आपको फॉलो करना है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है बच्चों, ड्यू डिलीजेंस का मतलब है कि सरकार जब भी कोई नियम लेकर के आए, कोई एक्ट लेकर के आए, तो आपको अपनी अंतरात्मा से इन सबको स्वीकार करना है और ज्यादा कठिन परिश्रम करना है कि आप सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओ। दूसरा मैंने कहा कि क्या करना है, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि शिकायत निवारण जो है ये आपको बनाना पड़ेगा। किसी कस्टमर ने या किसी यूजर ने शिकायत की तो उसको शिकायत को रिड्रेस करना पड़ेगा, उसका निवारण करना पड़ेगा, ये मैकेनिज्म आपको बना करके चलना है, व्यवस्था बना करके चलना है। तीसरा, जो भी यूजर आपके प्लेटफॉर्म पर मौजूद है उसकी सेफ्टी, उसके डेटा की सेफ्टी, मतलब उसके साथ साथ उसकी डिग्निटी, उसके आत्मसम्मान की भी आपको रक्षा करनी है। ठीक है जी, ये सरकार ने एसएमआई को कहा है। और चौथा इन्होंने कहा है कि अगर जहां तक वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी कस्टमर को आप, किसी भी यूजर को आप, यानी कि कोई भी एसएमआई फोर्स नहीं करेगी वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो सेल्फ वॉलंटरीली वेरिफिकेशन चाहता है तो वॉलंटरीली वेरिफिकेशन वो करवा सकता है, ठीक है ना। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाए तो वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन साइन दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा ट्विटर पर अगर कोई वेरीफाइड अकाउंट है या फिर इंस्टा पर कोई वेरीफाइड अकाउंट है तो वहाँ पर ब्लू टिक ऐसे करके दिखा, ब्लू टिक ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वेरिफिकेशन साइन देना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा गया है। और पांचवा कहा गया कि जो भी अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है, जो गैर कानूनी सूचना है, उसको हटाना पड़ेगा। अब ये गैर कानूनी सूचना क्या है ये कौन डिसाइड करेगा, तो यहाँ पर एसएमआई को कहा गया है कि देखो गैर कानूनी सूचना वो है जिसको कोर्ट कहे कि इसको हटा दो, गवर्नमेंट कहे तो हटा दो, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी कहे तो हटा दो। अब ये जो दूसरी वाली बात है ना, कोर्ट का तो समझ में आता है, जब ये वाली बात आ जाती है ना तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब गवर्नमेंट तो पता नहीं क्या क्या हटवाने लग जाए, बात समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पर कंटेंशियस इशू बन गया था। नेक्स्ट, ये था वो रूल जो सबके लिए है, लेकिन मैंने बताया ना कुछ प्लेयर्स बड़े हैं जिनके यूजर्स ही करोड़ों में, 50 करोड़ के आसपास यूजर है, तो उनके लिए कहा गया देखो आपको कुछ और फॉलो करना है। क्या, सबसे पहले उनसे कहा गया कि आप एक, सबसे पहले अपॉइंटमेंट करेंगे, यानी कि नियुक्ति करेंगे, हिंदी में कहते हैं बच्चे इसको नियुक्ति। इनसे कहा गया कि सबसे पहले कुछ अपॉइंटमेंट आपको करनी है। किसकी करनी है, सबसे पहले आपको नियुक्ति करनी है, अपॉइंटमेंट करनी है चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर। अब ये चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं मुख्य अनुपालन अधिकारी। क्या काम होगा इसका, इसका काम होगा
गवर्नमेंट कोई रूल लेकर के आई, कोई एक्ट लेकर के आई, तो ये जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है ये इंश्योर करेगा कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का कंपनी पालन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कंपनी पालन नहीं करती है, किसी भी रूल को मानने से मना कर देती है, नेग्लिजेंस का कोई केस आता है, तो यहाँ पर किसको पकड़ा जाएगा? इस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को सरकार पूछेगी, गवर्नमेंट एजेंसी इससे बात करेगी, भाई देखो आपने हमारे नियम को पालन नहीं किया। इसके बारे में एक शर्त और रखी गई है। ये क्या रखी गई है? अब देखिए जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, आप सबको पता है भारतीय कंपनियां तो है नहीं, इनके मालिक बाहर रहते हैं, इनके जो मेन अधिकारी हैं वो लोग बाहर रहते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जिसको भी आप अपॉइंट करेंगे, ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कौन होगा? ये होगा रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब है इसकी जो रिहायश है, इसकी जो रिहायश होगी वो कहाँ पर होगी? भारत के अंदर होनी चाहिए। ये भारत में रहने वाला हो, ऐसा नहीं कि आप इसको वहीं से अमेरिका से बैठ करके चलाएगा, नहीं। जिसको भी आप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाएंगे वो भारत के अंदर रह करके काम करेगा। पहली चीज, पहला अपॉइंटमेंट। दूसरा अपॉइंटमेंट इन्होंने कहा है कि एक अपॉइंटमेंट आप और करेंगे, दूसरा अपॉइंटमेंट आप करेंगे नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन, ये भी एक अधिकारी होगा। अब देखिए भारत की सरकार को या फिर दिल्ली पुलिस आप कहें, यूपी पुलिस है, इनको फेसबुक को कांटेक्ट करना है या फिर व्हाट्सएप को कांटेक्ट करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब हमारी कोई एजेंसी, भारत की सरकार की कोई एजेंसी आपकी कंपनी से कांटेक्ट करना चाहती है, तो यहाँ पर आप एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन जो है, नोडल कॉन्टेक्ट ऑफिसर, उसको अपॉइंट करेंगे। और ये क्या करेगा? 24/7, 24/7 ये अवेलेबल होगा इसका ऑफिस, यानी कि 24 घंटे और सातों के सातों दिन हम इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी होगी। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये भी जो है भैया, इसके साथ में ये जैसे भी आप इसको रखना चाहें होगा भारत के अंदर, ये नहीं होगा ये भी बाहर होगा। ये भी कहाँ पर होगा? ये भी रेजिडेंट कहाँ पर होगा? भारत के अंदर होगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन होगा, 24/7 इसको कॉन्टेक्ट कर सकती है कंपनी, भारत सरकार यानी कि सरकार और सरकार की एजेंसी। उसके साथ साथ यहाँ पर एक कहा गया है कि आप रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है शिकायत निवारण अधिकारी, शिकायत निवारण अधिकारी आप अपॉइंट करेंगे। एक अधिकारी आपका स्पेशल होगा, जो कौन सा होगा? जो शिकायत निवारण निवारण का काम करेगा। तो ये तीन अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पर, जो सिग्निफिकेंट एसएमआईज हैं, उनको कहा गया कि तीन अपॉइंटमेंट आपको कर देनी है। बात समझ में आती है? पहला काम। दूसरा काम, अभी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है भाई, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप कमेंट। हम्म। तो पहला है अपॉइंटमेंट करनी है। दूसरा, यहाँ पर कहा गया है कि आपको यानी कि कंपनी को क्या करना है? एक मंथली रिपोर्ट बनानी है। मंथली रिपोर्ट, एक मासिक रिपोर्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक ये मासिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और मासिक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को भेजें कि आपने इस महीने क्या क्या किया, यानी कितनी शिकायतें आपके पास आई, कितनी शिकायतों का आपने निवारण किया, कितने दिन में निवारण किया, ये पूरी रिपोर्ट बना करके आप यहाँ पर हमको भेजें। सेकंड काम ये करना है। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हर कंपनी करने को तैयार है, कोई परेशानी नहीं है। बोनो कंटेंशन क्या है, इशू क्या है? इशू है ये तीसरे वाला पॉइंट, जो अभी तक चर्चा का विषय है। आपने जब मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे लिखा होता है ना, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ये देखा होगा ना आपने, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब है कि ये जो मैसेज है आपका, ये वैसे हमको भी नहीं पता आप क्या भेज रहे हो, मतलब आपके इस मैसेज को कोई रीड नहीं कर रहा है, कंपनी ये दावा कर रही है। अब यहाँ पर सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है देखो ऐसा है कि बहुत सारे मैसेज ऐसे होते हैं, जैसे कि कोई दंगे का वीडियो, लड़ाई का वीडियो बना दिया,
जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है, नॉर्मल लड़ाई हो गई, दो व्यक्तियों में नॉर्मल लड़ाई हो गई, इसलिए किसी बात को लेकर के, और वहां पर क्या किया, अगर मान लीजिए कि दाढ़ी है तो बोले देखो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, ये मैसेज बनाए और मैसेज बना करके सर्कुलेट कर दिया। और कई बार हमने देखा है, ज्यादातर यही होता है कि फिर क्या होता है, ये हिंसक रूप ले लेता है। पर्सनल लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई को क्या बना देते हैं, सामाजिक लड़ाई बना देते हैं, ऐसा होता है देश के अंदर। तो इस चीज से बचने के लिए सरकार ने एक नया यहाँ पर चीज रखी। सरकार कहती है देखो ऐसा है कि आप एक काम करो, जो भी मैसेज आपके यहाँ से निकलेगा, आप क्या कीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए फर्स्ट ओरिजिनेटर को, फर्स्ट ओरिजिनेटर को आप आइडेंटिफाई कीजिए। यानी कि पहली बार कोई मैसेज कहाँ से निकला है, जो फर्स्ट व्यक्ति जिसने मैसेज अपलोड किया है, जिसने मैसेज बनाया है, फॉरवर्ड तो हो ही रहा है, पता नहीं कि मिलियंस टाइम बिलियंस टाइम कहाँ कहाँ चला गया, लेकिन उससे पहले ये फर्स्ट ओरिजिनेटर है, यानी कि मैसेज को बनाने वाला कौन है, सूचना को जो बनाने वाला है, जिसने ये सूचना बनाई है, वो कौन है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करके रखिए। हम कभी भी आपसे मांग सकते हैं, और जब हम मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो ये जो तीसरे वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा बोनस कंटेंशन बन गया कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने तो कस्टमर को क्या दिया है, हमने कहा है कस्टमर को एंड टू एंड, कि हमको भी नहीं पता कि तुम क्या भेज रहे हो, और अब क्या हो रहा है कि ये तो स्मूथिंग हो रही है ना भाई, तो ये तो जासूसी टाइप का इत्यादि हो गया। तो इस चीज को लेकर के एक बवाल देखने को मिला है, और अभी भी इसमें कारवा जो है चल रहा है, अभी भी चीजें लगातार चल रही हैं। ये हो गया सिग्निफिकेंट है एसएमआई के लिए। अब एक चीज और बचती है, आपने सुना देखा ही होगा यार, अमेजोन वगैरह आप जान देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं आप, अमेजोन नेटफ्लिक्स, है ना। अब ये जो तीसरे वाला जो अमेजोन हो गया या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ओटीटी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, बहुत सारे हैं आप जानते हैं। इसके साथ साथ आजकल चलता है डिजिटल मीडिया, मीडिया पहले टीवी के थ्रू, आजकल इंटरनेट के थ्रू। हाँ हाँ वही हो गया रोहन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर डिजिटल मीडिया और साथ में ओटीटी जैसे कि नेटफ्लिक्स इत्यादि हैं, ये सब जो है इनके लिए भी सरकार ने कुछ गाइडलाइन रखी। क्या गाइडलाइन रखी है? इनके लिए गाइडलाइन क्या है, सबसे पहली जो गाइडलाइन है, इनके लिए गाइडलाइन रखी गई है कि आपका जो कंटेंट है, जो भी कंटेंट आप लेकर के आ रहे हैं, सबसे पहले आप उसको सेल्फ क्लासीफाई करो। सेल्फ क्लासीफाई का मतलब है स्व वर्गीकरण, और स्व वर्गीकरण का मतलब क्या है, स्व वर्गीकरण का मतलब है कि आप मान लीजिए कोई वीडियो नेटफ्लिक्स ने बनाई या किसी भी कंपनी ने बनाई, तो आप बताइए कि ये वीडियो किसके लिए अप्रोप्रिएट है, अंडर एज 7+, अंडर एज 13+, अंडर एज 16+, या चौथा अडल्ट। इस प्रकार से जो भी मटेरियल आपका अवेलेबल है, हर एक को आप ऐसे आइडेंटिफाई करें। पहला इनसे ये कहा गया है। दूसरा इनसे ये कहा गया है कि आप सुविधा बनाइए पेरेंटल लॉक की, पेरेंटल लॉक की। पेरेंटल लॉक का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा है और किसी कंटेंट पर जाता है जो अडल्ट के लिए है, बच्चे के लिए है ही नहीं, तो वहां पर पेरेंटल लॉक की आप सुविधा बनाइए। और अगर वो बच्चा कहता है कि भाई, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ मैं अडल्ट हूँ, तो यहाँ पर फिर आप अडल्ट वेरिफिकेशन की बात कीजिए, किसी प्रकार से अडल्ट वेरिफिकेशन करवाइए, ईमेल आईडी वॉट एवर जो भी आपको लगता है, तो उसका मैकेनिज्म बनाइए, अडल्ट वेरिफिकेशन, पेरेंटल लॉक साथ में अडल्ट वेरिफिकेशन। इसके साथ साथ जो न्यूज पब्लिशर हैं, जो न्यूज पब्लिश करने का काम करते हैं, उन न्यूज पब्लिशरों के ऊपर जो पहले से कोड है, जैसे कि जर्नलिस्ट का कोड होता है, जर्नलिस्ट के ऊपर लिए जो कोड है, जो नियम है, वो लागू होंगे, और जो नॉर्म्स हैं वो भी उस पर लागू हो जाएंगे। चौथा इनसे कहा गया है, फोर्थ पॉइंट इनसे जो कहा गया है, वो इनसे कहा गया, देखिए एक काम और करना है, और वो क्या करना है,
कि आपका जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है, ग्रीवियंस जो रिड्रेसल है, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, शिकायत निवारण, ये शिकायत निवारण पर भी आपको ध्यान देना। जैसे कि हमारी एसएमआई को कहा गया था ना अभी, तो यहाँ पर इनको भी कहा गया कि शिकायत निवारण पर आपको ध्यान देना है। अब शिकायत निवारण के लिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यहाँ से कहा है, सरकार ने इनको कहा है कि देखो ऐसा है, आप एक काम कीजिए, आप शिकायत निवारण के लिए 3 प्लेटफॉर्म बनाएंगे, 3 लेवल पर शिकायत निवारण करेंगे। यानी कि शिकायत कोई आपके पास आती है तो 3 लेवल पर आप उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहला क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। सबसे पहला सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको स्व नियमन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्व नियमन करेंगे। और स्व नियमन का मतलब क्या है, स्व नियमन का मतलब है कि आप, यानी कि जो भी पब्लिशर है, वो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। यानी कि शिकायत, हिंदी में लिखेंगे बच्चे, शिकायत निवारण अधिकारी। जो भी न्यूज पब्लिशर है डिजिटल मीडिया के अंदर आता है, हर प्लेटफॉर्म क्या करेगा, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। इस प्रकार की अपॉइंटमेंट करनी है। ठीक है जी। यहाँ पर इनसे कहा गया कि अगर कोई यहाँ पर कोई शिकायत व्यक्ति करता है तो 15 दिनों के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर शिकायत का निवारण कर देना है। यानी कि मीडिया के अंदर कोई न्यूज पब्लिश हुई, इस पर किसी ने कोई आरोप जताया है, तो विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर इसको, शिकायत को निवारण कर देना है। कौन सा पॉइंट अंकुश पाठक, ये आप न्यूज पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं क्या, ये कोड की जो बात कर रहे हैं, बताइए एक बार कमेंट करके। अंकुश आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझसे। अच्छा, थर्ड पॉइंट आ रहे हैं, अभी वापस आते हैं इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहा था मैं यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल की, यानी कि शिकायत निवारण एक मैकेनिज्म लेकर के आना है। और ये 3 लेवल पर होगा। पहले लेवल पर क्या होगा, जो कंपनी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो खुद सेल्फ रेगुलेशन करेगा, यानी कि स्वयं नियमन करेगा। स्वयं नियमन का मतलब है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, शिकायत निवारण अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा, और कोई भी शिकायत अगर आती है तो 15 दिन के अंदर अंदर इस शिकायत का निपटारा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड लेवल पर, यानी कि दूसरा क्या बताया गया है, दूसरा लेवल बताया गया है कि यहाँ पर सर हर किसी को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी। और इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके पास जाकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये जो बॉडी बनाई जाएगी, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इस बॉडी के अंतर्गत सदस्य जो होंगे वो 6 से ज्यादा नहीं होंगे, नॉट मोर देन 6 मेंबर यहाँ नहीं होंगे। अब ये जो बॉडी बनाई जाएगी, ये जो रेगुलेटरी बॉडी होगी, इस रेगुलेटरी बॉडी को कहा गया है कि यहाँ पर जो बॉडी का हेड होगा, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होगा, या फिर या फिर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई एमिनेंट पर्सन, जिसको इस पूरे फील्ड के अंदर तजुर्बा है, ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल में, शिकायत निवारण में दूसरा क्या कहा गया है कि यहाँ पर बनाना है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना करके इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके पास जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। इस बॉडी के अंदर 6 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। और ये हेड किसके द्वारा की जाएगी, रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, या फिर किसी एमिनेंट पर्सन के द्वारा। ये हो गया सेकंड। तीसरे वाला जो थर्ड है, वो थर्ड ये कहा गया है, ओवरसाइट ओवरसाइट मैकेनिज्म। ओवरसाइट मैकेनिज्म, हिंदी में कहते हैं इसको भाई निरीक्षण तंत्र। ओवरसाइट मैकेनिज्म, निरीक्षण तंत्र। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व। तीसरे लेवल पर क्या होगा, तीसरे लेवल पर निरीक्षण तंत्र में गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग खुद इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी शिकायत निवारण के लिए, ये दोनों ऊपर बातें कही गई है,
इनके लिए सरकार यानी कि MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्या करेगी, चार्टर बनाएगी। जैसे आपने कहीं बैंक गए होगे तो बैंक में लिखा होता है ना सिटीजन चार्टर, ऐसे करके लिखा होता है कि इतना काम कब, कितना काम कितने दिनों में होना है। उसी प्रकार से यहाँ पर सभी के लिए सरकार क्या करेगी, चार्टर बनाएगी, यानी कि नियम इत्यादि बना करके रखेगी। उसके साथ साथ शिकायत निवारण यहाँ 2 लेवल पर तो हो गया, लेकिन सरकार भी इसमें ध्यान रखेगी। सरकार कैसे ध्यान रखेगी, सरकार इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी बनाएगी, इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी बनाएगी और कमेटी बना करके शिकायतों के निवारण को दे करके चीजों का ध्यान रखेगी। तो ये यहाँ पर 3 से 4 लेवल पर ये बातें कही गई हैं। तो जो हमारे जो OTT हैं, OTT के लिए सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि सबसे पहले सेल्फ क्लासिफिकेशन, यानी सेल्फ क्लासिफिकेशन का मतलब है जो भी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है उस कंटेंट को ये बताना पड़ेगा कि ये कंटेंट किसके लिए अप्रोप्रिएट है, 7+ के लिए, 13+ के लिए, 16+ के लिए, तो या फिर एडल्ट के लिए है। तो ये सेल्फ क्लासिफिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये सेकंड है। उसके बाद बताया गया कि पेरेंटल लॉक, कि जो बालक हैं उनके लिए पेरेंटल लॉक, और कोई बालक नहीं है, अडल्ट अपने आप को क्लेम करता है तो उसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अडल्ट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन लिखो उसकी एज का। नेक्स्ट है न्यूज पब्लिकेशन, जो भी होंगे वहां पर उनके लिए, जैसे आपने पता है ना, ये जो अखबार आप देखते हैं, यहाँ जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए अपना कोड होता है, अपने नियम होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, वो नियम इन पर भी लागू होंगे। बात समझ में आती है हमको, तो जो नियम बाकी जर्नलिस्ट पर लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होंगे, सीधी सी बात है। और चौथे लेवल पर कहा गया है कि जो भी डिजिटल मीडिया है या OTT है वो बनाएंगे ग्रीवियंस रिड्रेसल, यानी कि शिकायत निवारण अपना सिस्टम बनाएंगे। किस तरीके से, 3 लेवल पर इसको बताया गया। सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन, खुद बनाएंगे, यानी कि अपना एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर बनाएंगे, और वहां पर ये कहा गया है कि जो भी शिकायत इनके पास आती है विद इन 15 डेज उसको रिजॉल्व करना है। सेकंड कहा गया है एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाती है, बनाने के बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ में रजिस्टर कराना है। इस बॉडी के अंदर 6 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, और इसमें गाइडलाइन दी गई है क्या, कि अगर जो इसको हेड करने वाला व्यक्ति होगा या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होगा, और नहीं है तो किसी भी एमिनेंट पर्सन को यहाँ पर इसको बनाया जा सकता है। तीसरे लेवल पर गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, इसको कहा गया था ओवरसाइट मैकेनिज्म, यानी कि निरीक्षण तंत्र। और निरीक्षण तंत्र का मतलब क्या है, निरीक्षण तंत्र का मतलब है कि यहाँ पर सरकार चार्टर डिसाइड करेगी, यानी कि नियम बनाएगी, और इसके साथ साथ इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी बना करके मामले को देखेगी। तो ये यहाँ पर OTT के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है। अब जी, तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो यहाँ पर दी गई है। चलिए, तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो यहाँ पर दी गई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, शिकायत क्या क्या है लोगों को, आपने देखा होगा बीच में काफी हंगामा भी हुआ था इसको लेकर के। तो इसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखिए, देखिए लोकतंत्र के अंदर जब भी कोई कानून बनाया जाता है, लोकतंत्र के अंदर जब भी कोई कानून बनाया जाता है, जैसे भारत के अंदर 3 तलाक का कानून बनाओ, या फिर किसी अधिनियम के अंदर कोई बदलाव करने की बात कही हुई हो, जब भी कोई कानून बनता है तो कानून बनाते समय सरकार एक काम करती है कि कंसल्ट करती है, जनता से पूछती है। आपको पता होगा ना, जो हमारे बिल्स होते हैं, जो विधेयक हम पार्लियामेंट के अंदर लेकर के आते हैं, हर विधेयक की 3 रीडिंग होती है ना, पता होगा ना। नहीं पता होगा तो आप पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को पढ़ लेंगे, 3 रीडिंग के साथ ये बिल जो है पास हो जाता है, 3 रीडिंग इसकी होती है। होता क्या है भाई, भाई रोहित आपने दाढ़ी कटवा ली है क्या आज? अरे पहचान में नहीं आ रहे आपको भाई, हम सोचे कौन नया बालक आ गया। हाँ जी, हाँ जी, आप तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे, मैं ढूंढ भी रहा था, अब मैंने नाम देखा तो मुझे ध्यान आया कि रोहित है। एकदम अलग ही हो गई भाई, पता लग गया कि लॉकडाउन खुल चुका है। चलिए, स्मार्ट लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, वैसे हो स्मार्ट और भी अच्छे लग रहे हो, ठीक, गुड। चलिए चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए जब भी कोई कानून बनता है तो जनता के बीच में कंसल्टेशन होती है, जनता उसको चर्चा करती है, चर्चा करने के बाद कमेंट जो है जनता के पास पहुंचते हैं, और
अच्छा अच्छा, कह रहे हैं पहले, अभय सिंह कह रहे हैं कि सर पहले ज्यादा अच्छे लग रहे थे रोहित। अभय कह रहे हैं कि सर पहले ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है। कोई नहीं पहचान पा रहा भाई आपको। दे आर मिसिंग योर बियर्ड। चलिए वापस आते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर जब भी कोई कानून बनता है तो जनता के द्वारा राय ली जाती है। अब राय कैसे ली जाती है, देखो भाई, सरकार कोई बिल लेकर के आना चाहती है, सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम फलाने विषय पर अपना कानून लेकर के आना चाहते हैं। उसके बाद टीवी पर आप देखते हैं डिबेट चलती है, और लोग भी कमेंट लिख करके सरकार तक पहुंचाते हैं, विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कहीं और है, वहां पर लिख करके सरकार तक लोग अपनी बातें पहुंचाते हैं। यहाँ पर सरकार क्या कहती है, इन नए नियमों के बारे में सरकार क्या कहती है, वो थोड़ी सी हास्यास्पद बातें हो जाती है। सरकार कहती है कि देखो ऐसा है कि हमने लोगों से कंसल्ट किया है, ऐसा नहीं कि हमने रातों रात बना दिया। सरकार कहती है हमने कंसल्ट किया, और कंसल्ट कैसे किया है कि ड्राफ्ट के अंदर सरकार कहती है कि इस पूरे फीडबैक में हमारे पास 171 कमेंट्स आए जो हमारे फेवर में थे, और 80 कमेंट्स ऐसे थे जो हमारे अगेंस्ट थे। अब ये थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है। क्यों हास्यास्पद हो जाता है भाई, देखो हमारे यूजर कितने थे, यूजर कितने थे, यूजर तो करोड़ में आ रहे थे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे कोई और हो, यूजर्स तो करोड़ में है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, हमारे पास कमेंट कितना है, फीडबैक कितना है, सिर्फ 171 लोगों का। 80 लोग हमारे अगेंस्ट है, 171 हमारे फेवर में है। तो ये जो कंसल्टेशन आपने की है ना, तो लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं ये फ्लॉड कंसल्टेशन है, मतलब इसमें मजे वाली कोई बात नहीं है। ये यहाँ पर इसमें कहा गया। ठीक है जी। सेकंड क्या है, सेकंड आरोप है कि भाई देखो आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार करना चाहती है सर्वेलेंस। किस पर, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, उसको दबा करके सरकार हमारा क्या करना चाहती है, सर्वेलेंस करना चाहती है। हमारे हर कंटेंट पर सरकार नजर रखना चाहती है। ये इस पर आरोप लग गया। तीसरा वाला, यहाँ पर सरकार से ऊपर क्या आरोप है, तीसरा ये कहा गया है कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो आइडेंटिफिकेशन। जैसे पहले आपने सबको आधार नंबर दे दिया, सबको आइडेंटिफाई कर लिया, सबका डेटा ले लिया, अब उसी प्रकार से आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। और ये कैसी है, ये आइडेंटिफिकेशन है टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो तकनीक के आधार पर इस बार आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ये तीसरा आरोप सरकार को लगता है। और चौथा जो सबसे अच्छी चीज है जो यहाँ पर पॉइंट रेज किया गया है, और वो रेज ये है, पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं एंटी नेशनल कंटेंट। ये जो एंटी नेशनल कंटेंट है ना, ये क्या है पहले इसको बताओ। सरकार कहती है ना कि जो भी देश के विरोध में होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, उसको उठा करके हम पकड़ लेंगे। ये सब बातें सरकार कहती है। अब ये एंटी नेशनल क्या है, यहाँ पर बहुत से मुकदमे ऐसे देखने को मिले हैं कि जो व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, बस क्या किया उसने, कमेंट लिखा सरकार के खिलाफ, उसको उठा करके बंद कर दिया। अब जैसे कि एक केस आया था, वो कुछ दिन किसी बच्चे ने भी लास्ट क्लास में कोट किया था, दिशा रवि वाला केस, सोशल एक्टिविस्ट दिशा रवि, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। और वहां पर सेडिशन का, देशद्रोही का चार्जिंग उस पर लगा दिया। इसके साथ साथ बोले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर लगा दो। और उसके ऊपर एक चार्ज और लगाया था कि ये दो ग्रुपों को आपस में बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार के आरोप लगा देते हैं, और आरोप लगाकर उठा करके बंद कर दिया, बाद में कुछ होता नहीं। बात समझ रहे हैं आप, है भाई। तो ये जो एंटी नेशनल कंटेंट की जब बात करते हो, एंटी नेशनल एलिमेंट की बात करते हो, तो ये बात लोगों को पछती नहीं है कि भैया ये क्या चीज है ना। इससे आप लोगों को दबा देना चाहते हो। और उसके बाद आपने लास्ट में क्या कहा, ओवरसाइट, यानी कि जो लास्ट में निरीक्षण वाली बात कही। देख रहे हो ना, हर ओवरसाइट में हर जगह गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट हर जगह इन्वॉल्व है। तो ये कुछ एक समस्याएं यहाँ पर इसके साथ में लोगों ने रेज की हैं, यानी कि ये समस्याएं रेज करके आगे निकलते हैं। अब इसको आगे होता क्या है उसको देखेंगे समय आने पर। लेकिन आपके एग्जाम के लिए, आपके ही नहीं, कभी आपको पीसीएस का एग्जाम देना पड़ जाए ना, यूपीएससी का भी, तो अगर इस एक्ट से कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ढंग से करेंगे। यानी कि डिस्क्रिप्टिव भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से लिख लेंगे, न्यू आईटी रूल्स के बारे में। बात समझ में आती है। और बाकी आपके एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन आते ही नहीं।
ठीक है जी। तो ये कुछ एक बातें यहाँ से हम लोगों ने देख ली। चलिए जी, बताऊं कुछ। गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, गुड सर आफ्टरनून। मैं हाँ ये पूछ रहा था, जैसे पहला आपने कहा कि ओवरसाइट मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी रिड्रेसल करने के लिए, राइट? हम्म। तो फिर इसमें मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि थर्ड पॉइंट में गवर्नमेंट का मतलब क्यों ऐसा मतलब इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उन्होंने पहले बोल रखा है ना कि ग्रीवेंस ऑफिसर होगा। फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा है सेल्फ रेगुलेशन, तो एक ग्रीवेंस ऑफिसर उसको मतलब रिड्रेस करेगा कंप्लेंट को। और थर्ड में क्या, फिर गवर्नमेंट उस ग्रीवेंस ऑफिसर को मतलब उस ग्रीवेंस ऑफिसर को देखेगी कि वो कैसे लाइक काम कर रहे हैं ये सब। नहीं हाँ, उसको आप ऐसा कह सकते हैं। बाकी बात कहने का इसका मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, यानी कि जो कंपनी काम कर रही है, जो मंथली रिपोर्ट ऊपर आएगी, जो मंथली रिपोर्ट आती है, तो मंथली रिपोर्ट में उसके लिए क्या नियम होने चाहिए। ऐसा होता है ना, समय समय पर नियमों की बदलने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो थर्ड पॉइंट में गवर्नमेंट करती है। ओके। एंड सर अभी रिसेंटली हुआ था लाइक डे बिफोर यस्टरडे कि गवर्नमेंट ने ट्विटर की प्रोटेक्शन रिमूव कर दिया, हाँ हाँ। है ना? तो पहले तो मैं आई वाज वाचिंग दैट वीडियो, उसमें लिखा था कि हाँ कि पहले ऐसा होता था कि अगर कोई एक इंस्टिगेटिंग कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं ट्विटर में, है ना सर? तो ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी, उस पर्सन को वो मतलब पकड़ के जेल में डाल देते। लेकिन अब ऐसा है कि अगर कोई इंस्टिगेटिव या फिर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पब्लिश कर रहा है ट्विटर में या डाल रहा है, तो ट्विटर पे भी केस होगा। हाँ तो जी। ये था, तो मतलब ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसका प्रोटेक्शन लेना है, किसको प्रोटेक्शन देना है, किस सोशल मीडिया को। देखिए यहाँ पर जो समस्या है ना, वो जो नए रूल्स हैं, आप देखिए नए रूल्स को एक बार देखिए। पहले क्या था कि किसी ने मैसेज ड्रॉप किया तो ट्विटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। नाउ उनसे कहा गया कि आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो एंटी नेशनल जो एलिमेंट है, एंटी नेशनल जो मटेरियल आपके पास आ रहा है, तो उसको आप थोड़ा देख करके डालें। तो जो न्यू गाइडलाइंस है, तो इसीलिए तो परेशानी हो रही है ज्यादा। समझ रहे हैं बात को? राइट सर। चलिए। चलिए कुछ और भी हैं। चलिए जी, तो ये कुछ एक यहाँ पर गाइडलाइंस हो गई। अब थोड़े से क्वेश्चंस इसके यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि हमने काफी समय से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है ना भाई। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन उससे पहले एक चीज और भाई, यहाँ पर एक चीज हमारी रह गई है, और वो है हमारी सेक्शन 70B। ये छोटा सा एक पॉइंट है, बस सुन लेना है, इसको ज्यादा कुछ नहीं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ऐसा होता है ना कई बार, देश के अंदर कोई आपदा आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो वहां पर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम जाकर के रेस्पॉन्ड करती है ना। वो तो बाहर की बात है, यानी कि एनवायरनमेंट की बातें हैं, प्रकृति की बातें हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ ऐसा हो जाए। कारण क्या है कि आज के टाइम पर जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, साथ में आप लोगों की, हम लोगों की सुरक्षा है, सिर्फ वही नहीं, सिर्फ बम गोलों से नहीं बचाना। आज के टाइम पर जो डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस डिवाइस पर भी नजर रखनी है कि कहीं उससे आपकी प्राइवेसी पे ब्रीच नहीं हो रही, कहीं कुछ और यहाँ पर कोई। बताइए कुछ। सॉरी सर, मैं आपको फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं एक चीज कोई बात पूछना नहीं। भूल गया। हाँ सर, हमने ये सब तो पढ़ लिया कि हाँ इनको ऐसा फॉलो करना पड़ेगा, बट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे कि अगर जैसे कोई ग्रीवेंस ऑफिसर है वो रिजॉल्व नहीं कर रहा मैटर 15 डेज में, या फिर वो कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज क्या है उनके लिए? अभी रिस्पॉन्सेज के बारे में मैंने भी नहीं देखा सर, बस एक बात ये है कि मैंने भी इसको नहीं देखा, तो बहुत बड़ा ही एक एक्ट अपने आप में बन जाता है। ठीक है, बट अगर आप कहते हो तो मैं इसको देख लेता हूँ। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जो गाइडलाइन सरकार ने दी वो बिल्कुल जो पूरा ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट मैंने पूरा आपको बता दिया। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि ना बाद में जैसे तो फिर आगे। पेनल्टी गवर्नमेंट लगाएगी या फिर बैन कर देगी, है ना जी। ओके। बाद में गवर्नमेंट के पास सारे हथियार होते हैं मेरे पास। वो इम्पोर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको देखा नहीं। अगर आप कहोगे तो मैं उसका एक पूरा ड्राफ्ट, जैसे ड्राफ्ट है उसी प्रकार से एक PDF बना के डलवा दूंगा। हाँ ठीक है सर, जैसा आपको सही लगे। खैर वो एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना कॉन्सिक्वेंसेज नाम वाला। के लिए नहीं कुछ ऐसा।
कितना पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट। मैंने कहा ना कि सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यूपीएससी में एग्जाम दे रहे हो और अगर गाइडलाइन से क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन सॉल्व दैट। इवन यूपीएससी इंटरव्यू में भी आप इससे आगे नहीं जा पाओ। एंड सर मैं स्टार्टिंग से अभी पढ़ रहा था, वापस से रिवाइज कर रहा था, तो इतने सारे उसमें वो होगी पनिशमेंट का, टेन्योर, फाइन, हाँ। तो मैं खुद विश्वास हूँ कि डाउरी एक्ट में कौन। इसीलिए तो मैंने ये सब चीजें नहीं अल्वॉल्व की, अगर नहीं होता कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे इतना हमको जाना ही नहीं है। राइट सर। क्योंकि अभी तो हमको आईपीसी सीआरपीसी पढ़नी है, आप देखो ना, आईपीसी बचता है, सीआरपीसी बचता है, ट्रैफिक रूल्स बचता है, बहुत सारी चीजें बच रही है हमारे पास, इनकम टैक्स लॉ बच रहा है, तो कैसे करेंगे उन चीजों ओके को? कम से कम में हमारा काम नहीं है। ठीक है, चलिए। ओके सर, थैंक यू। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा लिया एक्ट को, आप कहीं पर जाएंगे 20-25 मिनट के अंदर वो पूरा एक्ट निपटा देते हैं, निपटा करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने क्या है कि हमने यहाँ पर बिल्कुल तसल्ली के साथ बिल्कुल आराम से हर एक एक्ट को देखा है। ठीक है जी। भाई कहीं पढ़ोगे तो पूरा आईटी एक्ट जो है वो 20-25 मिनट में निपटा देते हैं, हमने इसको पूरी 2 क्लास की पूरा तसल्ली के साथ। चलिए भाई, तो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए अगर देश के अंदर कहीं कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें नेशनल डिजास्टर फोर्स होती है, आपको पता है ना। कहीं आग लग गई तो दमकल विभाग होता है। लेकिन सोचो कंप्यूटर के अंदर आग लग जाए, कंप्यूटर के अंदर आग लगना समझ रहे हो ना, कि इन्फॉर्मेशन पूरी उड़ जाए, सारी वेबसाइट क्रैश करने लग जाए, पूरा डेटा इधर से उधर हो जाए, तो वहां पर कौन देखेगा इसको? तो यहाँ पर भी एक रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है जिसको आप कहते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। भारतीय कंप्यूटर, हिंदी में तो लिख ही लोगे, इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ परेशान हो। भारतीय कंप्यूटर, चलिए देखो छोटी छोटी चीजें होती हैं तो क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाता है जबरदस्ती का। तो मैं आपको कह रहा था भारतीय कंप्यूटर आपदा, भारतीय कंप्यूटर आपदा रेस्पॉन्स टीम। ठीक है, भारतीय कंप्यूटर आपदा रेस्पॉन्स टीम, आप देख लेना इसको आगे करके। काम क्या है इसका? वैसे तो मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है, जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना, इतना आपको पढ़ना नहीं, नॉर्मल सी बात बता देता हूँ। इनका काम है कि अगर कोई साइबर इंसिडेंट कहीं होता है, कोई भी साइबर अपराध है इत्यादि है, तो उस पूरे डेटा को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। चलिए भाई, तो इनका काम क्या है? इनका काम है अगर कोई साइबर इंसिडेंट होता है, कोई साइबर घटना होती है, तो उस डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना, उसके बाद उसका विश्लेषण करना, और साथ में इस डेटा को उठा करके डिसेमिनेट कर देना। ठीक है, उसके साथ साथ फोरकास्ट करना, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना कि आने वाले टाइम पर ऐसी घटना हो सकती है,